Assalamu alaikum class. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. I am fine too, Alhamdulillah. The chapter which we are going to study today is chapter number 14 and the name of the chapter is Firms in Competitive Market. First we need to understand what is competitive market. Competitive market क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है. Competitive market has certain characteristics जिनको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. A perfectly competitive market has the following characteristics और वो characteristics कौन कौन सी हैं उनको बारी बारी देखेंगे. पहली characteristic तो ये है कि जो perfectly competitive market होती है उसके अंदर many buyers and many sellers होते हैं. So there are many buyers and many sellers in the market. And number 2 is seller sell आइडेंटिकल प्रोडक्ट. जो सारे बेचने वाले होते हैं, जो सेलर्स होते हैं उस मार्केट में, वो हमेशा सेम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, मीन सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट. और थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो कंपेटिटिव मार्केट होती है इसके अंदर कोई फर्म भी वो फ्रीली एंटर हो सकती है और एग्जिट कर सकती है, मीन फर्म को मार्केट को छोड़ सकती है. सो देर आर नो बैरियर्स टू एंट्री इन द मार्केट, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. सो फर्म्स कैन फ्रीली एंटर और एग्जिट द मार्केट, देर आर नो बैरियर्स टू द एंट्री इन द मार्केट. अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स हमने 3 तरह की पढ़ी हैं कि बहुत ज़्यादा बेचने वाले और ख़रीदने वाले होते हैं और तमाम बेचने वाले एक जैसे प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं और मार्केट में एंट्री की और एग्जिट की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. इनका इम्पैक्ट जो होता है, इनके होने से कौन सी आउटकम्स देखने में आती हैं, वो ये होती हैं कि बायर्स और सेलर, कोई भी सिंगल बायर या सिंगल सेलर जो है वो मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता. मार्केट प्राइस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो प्राइस होती है प्रोडक्ट्स की, जो कि प्रोडक्ट इस मार्केट में सेल हो रहे होते हैं, उन प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस सेट करती हैं. यहाँ पे जो सेलर्स और बायर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं और वो वाली प्राइस मार्केट हमेशा सेट करती है. सो द एक्शन ऑफ एनी सिंगल बायर और सेलर इन द मार्केट हैव अ नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस. जो मार्केट प्राइस होती है उसके ऊपर निग्लिजिबल इम्पैक्ट होता है बायर का, सेलर का, ठीक है, असरअंदाज नहीं होता उसके ऊपर मार्केट प्राइस के ऊपर. सो ईच बायर एंड सेलर टेक्स द मार्केट प्राइस एज इट इज़. सो जो भी बायर या सेलर, बेचने वाला ख़रीदने वाला होगा, उसको मार्केट प्राइस एज इट इज़ एक्सेप्ट करनी होगी जो कि मार्केट में प्राइस है. अगर हम चिकन जो है वो लेने जाते हैं तो चिकन के जो गोश्त की जो प्राइस है, जो चिकन की प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, हमें उसी प्राइस पे मिलेगा. ऐसा नहीं है कि एज अ बायर मैं उस प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकूँ कि अगर 300 पर kg है तो मैं कहूँ कि मुझे 200 पर kg ही लेना है. So being in competitive market, I as a single buyer can't influence the market price. So what does it mean? It means that buyers and sellers must accept the price determined by the market. जो मार्केट ने प्राइस डिटरमिन की होती है, बायर्स और सेलर को वही एक्सेप्ट करनी चाहिए. और ये वाली करेक्टरिस्टिक्स जो हैं और ये आउटकम्स जो हैं ये कहाँ देखने में मिलती हैं? ये कंपेटिटिव मार्केट में देखने को मिलती हैं. सो ये हमने समझा कि कंपेटिटिव मार्केट क्या होती है. अब कंपेटिटिव मार्केट के अंदर जो फर्म्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनका रेवेन्यू हम लोग किस तरह से समझेंगे. अब हमें रेवेन्यू की टाइप्स को देखना है. सबसे पहले हमने देखना है कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है. टोटल रेवेन्यू बच्चों ये होता है जितने आपने यूनिट सेल किए, वो वाले यूनिट्स, वो क्वांटिटी, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है प्राइस के साथ जो आपने उनकी पर यूनिट कीमत रखी हुई थी, ठीक है. सो टोटल रेवेन्यू इज द सेलिंग प्राइस टाइम्स द क्वांटिटी सोल्ड, टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, ठीक है. टोटल रेवेन्यू टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. अब क्यू आपने जहन में रखना है कि क्वांटिटी सोल्ड है. फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस हुए हैं लेकिन 200 यूनिट में से सिर्फ 100 यूनिट्स जो हैं वो सेल हुए हैं, तो क्वांटिटी सोल्ड कितनी होगी? सिर्फ 100 यूनिट जो कि सेल हुए हैं. तो प्राइस को उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. अब ये तो बात हुई टोटल रेवेन्यू की. अब हमने एवरेज रेवेन्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी सोल्ड के साथ. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू. सो एवरेज रेवेन्यू इज द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी सोल्ड. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टी आर, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, वेयर एज टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. यही हमने बात की थी कि P इंटू क्यू है, तो यहाँ पे हमने टी आर की जगह P इंटू क्यू लिख दिया और नीचे हमने डिवाइडेड बाय क्यू कर दिया. अब ये क्यू इस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास सिर्फ P बच जाता है, इज इक्वल टू प्राइस. यानी कि एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस इन कंपेटिटिव मार्केट. अब हमने एक टर्म समझनी है मार्जिनल, यानी कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट सेल करने पे हमें कितना पैसा मिला, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, जो चेंज आई टोटल रेवेन्यू में, उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू. फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू पहले $100 था, हमने एक और यूनिट सेल किया तो वो 100
$5 हो गया। तो अब ऊपर का जो 5 है डॉलर जो हमें एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने पे $5 मिले, वो क्या है, वो मार्जिनल रेवेन्यू है। सो चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट सोल्ड इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू, एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज calculated as MR is equal to change in total revenue divided by change in quantity। अगर आपने एक एडिशनल यूनिट सेल किया है तो चेंज इन क्वांटिटी 1 होगा, और अगर आपने 2 एक्स्ट्रा यूनिट सेल की हैं तो 2 होगा चेंज इन क्वांटिटी, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज इन टोटल रेवेन्यू भी निकाल लेंगे। ये बात हुई टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू की। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे पीटर्स कॉफ़ी की। अब एक टेबल हमें शो किया जाएगा जिसके अंदर हमें टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू फॉर पीटर्स कॉफ़ी हमें दिए जाएंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कंपेटिटिव मार्केट में टोटल रेवेन्यू कितना आया, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू की क्या क्या वैल्यूज़ आई। और उससे पहले हमें ज़हन में ये रखना है कि पीटर्स कॉफ़ी कंपेटिटिव फर्म है या कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रही है। सो यहाँ पे पहले कॉलम में देखिएगा हमारे पास क्वांटिटी आ रही है 1 2 3 4 5 6। पहले हम 1 यूनिट सेल कर रहे थे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और 1 यूनिट की प्राइस हमारे पास थी $8। ठीक है, प्राइस पर पाउंड, पाउंड मीन पाउंड्स ऑफ अ कॉफ़ी। अगर 1 पाउंड हम कॉफ़ी का सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है, $8 है पर पाउंड। यहाँ पे प्राइस दी हुई है, 1 यूनिट की प्राइस है $8, ये तो सबके लिए सेम रहेगी। ठीक है, अब हमने निकालना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू निकलता है प्राइस जो पर यूनिट मैंने आपको बताया था, प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना आपने क्वांटिटी सोल्ड के साथ। यहाँ पे 1 यूनिट सेल हुआ तो हमने 1 × 8 किया तो यहाँ पे 8 आ गया। इसी तरह 8 × 2 किया क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट सेल हुए हैं तो यहाँ पे 16 आ गया। इसी तरह 8 × 3 24, इसी तरह 8 × 4 32, इसी तरह 40, इसी तरह 48। ये तो आ गया टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू से हमने बात की थी कि एवरेज रेवेन्यू निकालना हो तो हम टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देते हैं क्यू के साथ। सो पहले में देखिएगा 8 / 1 इज इक्वल टू 8, 16 / 2 इज इक्वल टू 8, 24 / 3 इज इक्वल टू 8। ये सब में 8 8 8 8 वैल्यू आ जाएगी। ये एवरेज रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करते जाना है रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ के साथ तो एवरेज रेवेन्यू निकल आएगा। अब एवरेज रेवेन्यू की हमने बात की थी कि AR इज इक्वल टू हमेशा P होता है, तो आप देखिए ये P के इक्वली आ रहा है 8 8 8 8 एंड 8। तो ये क्या है, AR इज इक्वल टू प्राइस। अब हमने एवरेज रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पे जो हमें रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ। सो मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे, हम लोग देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पे हमारे कितनी चेंज आई टोटल रेवेन्यू में। टोटल रेवेन्यू पहले 1 यूनिट हमने सेल किया तो 8 आया हमारे पास, 8 से फिर हमने 2 यूनिट यानी कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट सेल किया तो हमारे पास 16 आया। ठीक है, और फिर 2 से हमने जब 3 यूनिट्स पे आए हमने एक और एक्स्ट्रा यूनिट सेल किया तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू 16 से 24। अब 16 से 24 में टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 8, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पहले 8 से 16 तक का कितना चेंज है, 8 और 16 में कितना डिफरेंस है, दोनों में फ़र्क कितने का, 8 का, तो वो 8 यहाँ पे मार्जिनल आ गया। ठीक है, इसी तरह आप 16 से 24 यानी कि 24 में से 16 निकाल देंगे तो जो चेंज आ रहा है वो क्या है, वो मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, इसी तरह 24 और 32 में से हम लोग माइनस कर देंगे 24 और रिमेनिंग हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सब हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये मार्जिनल रेवेन्यू का कॉलम होगा। और आप देख रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। AR का कॉलम MR का कॉलम प्राइस के कॉलम के इक्वल है, 8 8 8। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे थे, एग्जाम्पल कर रहे थे हम लोग पीटर्स कॉफ़ी की जो कि कंपेटिटिव फर्म है। सो नोट दैट इन अ कंपेटिटिव मार्केट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। यही बात अभी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रही थी, हमने टेबल से भी देखा, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P। ठीक है बच्चों, अब हमने बात करनी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। अब बीइंग अ कंपेटिटिव फर्म, हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। अगर आप एक कंपेटिटिव फर्म हो तो आप किस तरह से अपना प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज कर सकते हो, या दूसरे अल्फाज में आपका प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमाइज होता है। सो द गोल ऑफ अ कंपेटिटिव फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एक जो कंपेटिटिव फर्म है उसका ये गोल होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करे, विच इक्वल्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब जो है प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट का फार्मूला तो यही है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जितनी आपको पैसा आया टोटल रेवेन्यू, जितना आपने पैसा अर्न किया उसमें से माइनस कर देना जितने आपको खर्चे पड़े, टोटल कॉस्ट।
What does it mean? It means that the firm will want to produce the quantity that maximizes the difference between the total revenue and total cost. टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो फर्म के लिए बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ठीक है, और अगर हम ग्राफ के थ्रू देखना चाहेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पे होता है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक MR कर्व होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और एक हमने मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस चैप्टर से पहले, प्रीवियस चैप्टर में, कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने की जो हमें कॉस्ट पड़ती है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू की अभी हमने बात की। सो मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे ग्रेटर होगा मार्जिनल कॉस्ट से, उस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, दोबारा से देखिएगा स्क्रीन पे, प्रॉफिट इंक्रीजेज व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन MC एंड डिक्रीजेज व्हेन MR इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि कीमत आपकी जब ज़्यादा हो जाएगी, जब कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी और आपका रेवेन्यू कम होगा, आमदन कम होगी, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। ठीक है, और इंक्रीज कब होगा? जब MR आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, द फर्म शुड देयरफॉर प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज MR इज ग्रेटर देन MC एंड स्टॉप्स बिफोर MR इज लेस देन MC। What does it mean? It means कि जब आप फ़ायदे में जा रहे होगे, जब आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा, MR ग्रेटर होगी MC से, आपके खर्चे निकाल के आपके पास कुछ प्रॉफिट बच रहा होगा, तो आप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो अपनी, या प्रोडक्शन जारी रख सकते हो। और प्रोडक्शन आपने रोक देनी है जहाँ पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट, और आपका मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात ये यहाँ तक होगी कि आपने प्रॉफिट इंक्रीज़ कहाँ हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज़ कहाँ हो रहा है, और कहाँ पे आपने प्रोड्यूस करना है और कहाँ पे आपने प्रोड्यूस नहीं करना, स्टॉप कर देना है। बात हमने कर रहे थे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है उस पॉइंट पे वेयर MC इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू MR, या MR जब MC के बराबर में आ जाता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है, वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। सो प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज एट द आउटपुट लेवल वेयर MR इज इक्वल टू MC। ठीक है, इसको एक दफ़ा हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द कंपेटिटिव फर्म सप्लाई कर्व अभी हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ तक हमने पढ़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसकी रिवीजन आपको करवा देती हूँ कि जब MR ग्रेटर होगा MC से तो आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है, और जब MR लेस देन होगा MC, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट से आपकी आमदन कम होगी, अब आपने अपनी क्वांटिटी डिक्रीज़ कर देनी है ताकि आपकी कॉस्ट जो आपको पड़ रही है वो कम पड़े, जब आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, और जब MR इज इक्वल टू MC होगा, उस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी कि आप प्रॉफिट के मैक्सिमम पॉइंट पे होंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको एक टेबल शो कर रही हूँ। पहले हमने टेबल देखा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू तक का। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें क्वांटिटी की, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट भी, और फिर मार्जिनल रेवेन्यू भी, और मार्जिनल कॉस्ट भी, और चेंज इन प्रॉफिट भी। अभी तक जो हमने बातें की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, उसको हम टेबल से समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखिएगा, ये क्वांटिटी आ रही है 1 2 3 4 5 6, एक यूनिट क्वांटिटी में इंक्रीज होता जा रहा है, जो क्वांटिटी सोल्ड है, और ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है। उस क्वांटिटी को सोल्ड करके हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, और फिर उस क्वांटिटी पे हमारे पास कॉस्ट क्या आ रही है। अब ये देखें कि क्वांटिटी यहाँ पे 0 और यहाँ पे कॉस्ट 5 है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, ये 5 पढ़नी ही पढ़नी है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो नहीं होगा, 5 का लॉस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्रॉफिट की हमने बात की थी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ तक पहले समझिएगा, इसको मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, ये 3 कॉलम्स लास्ट वाले, पहले हमने फर्स्ट 4 कॉलम्स को समझना है। अच्छा, फिर हमने 1 यूनिट सोल्ड किया, फिर उसकी हमें प्राइस मिली, टोटल रेवेन्यू हमारे पास आया 8, क्योंकि 8 रुपीज़ का 1 यूनिट था। ठीक है, और उसके ऊपर हमें टोटल कॉस्ट आई 7। अब हमने प्रॉफिट निकालना है, तो 8 - 7 इज इक्वल टू 1। फिर इसी तरह से 2 यूनिट सोल्ड हुए, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया 8 × 2 इज इक्वल टू 16, और 16 - 10 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास प्रॉफिट निकलता आ रहा है। ये प्रॉफिट का कॉलम इसी तरह से हम निकाल लेंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करके ये वाला कॉलम हमारे पास आ जाएगा। और मार्जिनल रेवेन्यू का आप कॉलम देखिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू का कॉलम हमने निकाला था जो कि चेंज आ रहा था टोटल रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू के कॉलम से हमने निकाल लिया था मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे देखिएगा 0 0 से 8, तो हमारे पास चेंज कितना है, 8 का आया। फिर 8 से 16 चेंज कितना आया, हमारे पास 8 का आया। फिर 16 से 24 चेंज कितना है, 8। ये सब 8 का चेंज आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। अब कॉस्ट में कितनी चेंज आ रही है, कॉस्ट पहले 5 थी, फिर 7 हो गई, यहाँ से 5 और 7 चेंज कितना आया, 2 का।
अब ये 7 से 10 हो गई, चेंज कितना आया 3 का, 10 से 14 हो गई तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगी 4। इस तरह से ये कॉलम भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये एमआर का कॉलम, ये एमसी का कॉलम। और हमने बात की थी जो एमसी है जब एमआर की इक्वल होगी वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। कहाँ इक्वल हो रही है, यहाँ पे इक्वल हो रही है, देखिएगा 8 इज इक्वल टू 8 यानी कि एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। चेंज इन प्रॉफिट तो 0 है, तो प्रॉफिट देखते हैं मैक्सिमम है 15 आ रहा है प्रॉफिट, और इस कॉलम में देखिएगा 15 हाईएस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, अब आपको यहाँ से भी अंडरस्टैंड हुआ कि एम आर जब एम सी के इक्वल होगा तो तब हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट आएगा। और हमने बात की थी जब मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन होगा एम सी से, तो आप प्रॉफिट में जा रहे होगे, और जब आप प्रॉफिट में जा रहे होगे आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ तक जो है वो एमसी जो है, एमआर जो है वो ग्रेटर है एमसी के। यहाँ पे एमसी 6 है और एमआर 8 है, आगे जाके वो बराबर हो गए हैं, उससे ऊपर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो हम प्रॉफिट में जा रहे हैं तो हम लोग अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सो एम आर जब लेस हो जाएगा एम सी के, ये देखिए यहाँ पे तो हम लॉस में जा रहे हैं। तो जब हम लॉस में जा रहे हैं, हमें प्राइस ज़्यादा पड़ रही है, तो हमें अपने खर्चे कम करने चाहिए। और हम अपने खर्चे कैसे कम करेंगे कि हम क्वांटिटी डिक्रीज़ कर देंगे, जो क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ग्राफ के थ्रू देखिएगा। सबसे पहले हमने एमसी ड्रॉ किया, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी है और वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू आ रही हैं। ठीक है, कीमतें सारी हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड पे लेते हैं और हॉरिजॉन्टल साइड पे हम लोग हमेशा क्वांटिटी लेते हैं। सो ये मैंने एमसी ड्रॉ किया। अब ये देखिएगा, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट क्यों ले रही हूँ, टोटल कॉस्ट क्यों नहीं ली, क्योंकि बच्चों मार्जिनल कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ। मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे पड़ती है, और एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट की ही टोटल कॉस्ट होती है उसको प्रोड्यूस करने की। ठीक है, सो ये एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसके अंदर जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो एवरेज टोटल कॉस्ट बन जाती है। यानी कि इस कॉस्ट के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर का ये जो पोर्शन है ये फिक्स्ड कॉस्ट को डिनोट कर रहा है यहाँ तक, और ये आगे टोटल कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, इसको इतना ही समझिएगा, ज़्यादा इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे MC1 पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये MC1 को डिनोट कर रहा है और क्वांटिटी 1 प्रोड्यूस हो रही है। इसको समझिएगा, मैं आगे बताती हूँ कि इसका क्या लिंक है। अब ये देखिएगा क्वांटिटी 2 और MC2 को, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब समझना हमने ये है कि हमारी क्वांटिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट मैंने अभी ड्रॉ किया है जिसको क्यू मैक्स के थ्रू मैंने डिनोट किया है, और क्यू मैक्स जो है वो हमने कहा है कि वो क्वांटिटी है जो मैक्सिमम क्वांटिटी है जहाँ पे हमारे पास आ रहा है एम आर इज इक्वल टू एम सी। अच्छा, एम सी तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब एम आर कहाँ है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए आर, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी। हमने कहा था वो प्राइस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्राइस हम देख लेते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल हमारी प्राइस यहाँ पे ये आ रही है इज इक्वल टू MR1 इज इक्वल टू MR2 हेयर। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है, और इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी भी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR है। अच्छा, यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे MR जो है, ठीक है, इस पॉइंट पे वो बिल्कुल MC के इक्वल आ गई है, क्योंकि MR MC को कट कर रही है। तो MR MC को जहाँ पे कट करती है वहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक हो गया, एक बात तो ये होगी। अगर हम इस पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो यहाँ MC ग्रेटर है, ये MC ग्रेटर है, और MR हमारी कम है, ये नीचे है। तो ये वाला पॉइंट वो है MC का जहाँ पे हमने प्रोडक्शन कम कर देनी है, डिक्रीज कर देनी है क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि हम इस तरफ को मूव करेंगे, Q2 से हम Q मैक्स की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ये जो लोअर पोर्शन है ये हमें डिनोट कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी कम है और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है हमारा। तो इससे क्या है, हम लोग प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है, so the firm maximizes profit by producing the quantity at which marginal cost equals the marginal revenue। ये हमने बात की, जहाँ पे MC marginal cost is equal to marginal revenue होगा, वहाँ पे firm produce कर सकती है और maximum profit जो है वो earn कर सकती है। अब एक हमने बात कर ली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। यहाँ पे सिर्फ हमने ये अंडरस्टैंड करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे आता है। वही जो बात हमने की थी MR इज इक्वल टू MC। यहाँ पे आपने बेसिकली दो कर्व्स के ऊपर फोकस करना है, MC कर्व और MR कर्व, जो कि प्राइस को डिनोट कर रहा है ब्लैक कलर का। इन दो लाइंस के ऊपर आपने
फोकस करना है। बाकी तो जो कर्व्स की लाइंस हैं, एवरेज, टोटल कॉस्ट, एटीसी और एवीसी जो हैं, वो आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं, उनका यहाँ पे ऐसा यूजेज नहीं है। अब हमने ये देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कंपेटिटिव फर्म का सप्लाई कर्व कैसे बनता है। सप्लाई कर्व क्या होता है कंपेटिटिव मार्केट का या फर्म का, वो हम लोग देखेंगे। ये हमने ड्रॉ की थी एमसी, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये हमने ड्रॉ की थी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, और ये थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। हमने यहाँ पे P1 कंसिडर किया था, ये हमारा P2 था, और इसको हम सेक्शन जो अब हम लेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर वाला, एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर वाला, उसको हम कहेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है एमसी कर्व का, वो ही फर्म का सप्लाई कर्व भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बात समझने की ये है कि P1 से जब हम P2 की तरफ गए तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी भी उसकी बढ़ रही है। ये देखिए Q1 से क्वांटिटी Q2 की तरफ चलेगी। और सप्लाई में हमने यही पढ़ा था कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और अपवर्ड जो है वो ग्राफ होता है, उसका स्लोप अपवर्ड होता है। तो इसका स्लोप अपवर्ड है, तो ये सप्लाई कर्व है उस कंपेटिटिव फर्म का, ठीक है। लेकिन कितना पोर्शन? जो एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर वाला है वो। जब आप एवरेज टोटल कॉस्ट के नीचे चले जाओगे, मीन आप उसके नीचे ऑपरेट करना शुरू कर दोगे, आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट भी मीट नहीं होगी, तो वो एक अलग केस है। वहाँ पे आपकी फैक्ट्री जो है वो क्या हो जाती है? शट डाउन की तरफ चली जाती है, मीन आप वर्किंग करना बंद कर देते हो। यहाँ तक हमने ये समझा कि एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर वाला जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो ही फर्म का सप्लाई कर्व होता है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हमने क्या समझा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होती है? जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व भी हमने शो किया, ठीक है, और हमने एक शो की एमसी। जब आप एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर और एमसी के कुछ हद तक नीचे हो तो वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, जहाँ पे एमसी कट कर जाती है प्राइस को। यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास आता है मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट। यहाँ पे MC इज इक्वल टू MRR, ये P1 P डिनोट करिए MR को, यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट है प्रॉफिट का, और इसको हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, नीचे नहीं होना चाहिए एवरेज टोटल कॉस्ट के। अब यहाँ पे जहाँ पे MC कट कर रही है MR को, यहाँ पे जो क्वांटिटी 1Q1 है ये हमारी क्वांटिटी मैक्स है। अब इस मैक्सिमाइज जो पॉइंट है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ले करके हम लोग प्रॉफिट देखने की कोशिश करेंगे ग्राफ के थ्रू। अब ये जो एरिया है P1 से Q1 का, ये जो है जब P1 को हम Q1 या मैक्सिमम Q के साथ, क्वांटिटी के साथ और मैक्सिमम प्राइस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा हमारे पास येलोइश एरिया आ जाएगा, जो कि हमें एक चीज़ डिनोट करेगा, और उसको हम लोग कहेंगे ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। इसको दोबारा से मैं ड्रॉ करती हूँ, दोबारा से देखिएगा स्क्रीन पे। अच्छा, अब ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये लाइन है एवरेज टोटल कॉस्ट की। यहाँ पे क्वांटिटी मैक्सिमम है तो ये कट चाह के कहाँ पे कर रही है एवरेज टोटल कॉस्ट को? यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक लाइन इधर को खींच देंगे, इसको हम कहेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट का ये पॉइंट है। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये जो फिर टोटल सारा जो एरिया है जिसकी मैं बात कर रही थी P इंटू Q, इसको हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। ये टोटल रेवेन्यू है। अच्छा, टोटल रेवेन्यू यानी कि क्वांटिटी सोल्ड को हमने प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब टोटल रेवेन्यू। अब हमने क्या करना होता है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट हमने निकाल देनी है। सो अब हम कौन सी निकालेंगे कॉस्ट? उसमें से एवरेज टोटल कॉस्ट को हम लोग निकाल देंगे, और एवरेज टोटल कॉस्ट का कितना पोर्शन है वो ये है। जब हम एवरेज टोटल कॉस्ट जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी उसको मल्टीप्लाई बाय हम क्वांटिटी सोल्ड के साथ कर देंगे Q के साथ, तो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि हमने टोटल रेवेन्यू में से निकालनी तो टोटल कॉस्ट होती है। ये हमारे पास येलो पोर्शन टोटल रेवेन्यू का था, टोटल रेवेन्यू में से हमने निकालनी है टोटल कॉस्ट। और ये जो फिगर हमारे पास आया हुआ था ATC, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया Q के साथ, जब हम T को, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट को जब हम डिवाइड कर देते हैं Q के साथ, तो वो बन जाती है एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि एवरेज बन जाती है जब हम टोटल को Q के साथ डिवाइड कर देते हैं। जब हम एवरेज को, यानी कि ये एवरेज को जब हम Q के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टोटल बन जाता है, वो चाहे टोटल कॉस्ट हो या टोटल रेवेन्यू हो। अब ये टोटल कॉस्ट के साथ मैंने Q को मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया है टोटल कॉस्ट। अब ये पोर्शन हो गया टोटल कॉस्ट का, और येलो वाला पोर्शन जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो टोटल रेवेन्यू था। अब टोटल रेवेन्यू में से हम लोग टोटल कॉस्ट को निकाल देंगे तो हमारे पास बाकी ये वाला पोर्शन बचेगा जो कि एज अ प्रॉफिट है, जो कि क्या है, ये प्रॉफिट है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखिएगा,
अब हमने ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हमने प्राइस बढ़ा दी है। जैसे जैसे पी बढ़ता जाएगा हमारा प्रॉफिट का ये पोर्शन इंक्रीज़ होता जाएगा क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट तो उतनी ही है जितनी हमें पड़ रही थी। ठीक है, तो ये प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जाएगा। अ हायर प्राइस लीड्स टू द हायर प्रॉफिट एंड हायर आउटपुट। ठीक है, हायर आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा सेल हो रही है। सो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर हम प्राइस को लोअर लेवल पे ले जाते हैं, नीचे ले आते हैं प्राइस को एवरेज टोटल कॉस्ट के बैलेंस पे, सो क्या होगा, अ लोअर प्राइस लीड्स टू लोअर प्रॉफिट एंड लोअर आउटपुट। उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रॉफिट कम हो गया। पहले हमारे पास इतना प्रॉफिट आ रहा था, अब प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है ये वाला पोर्शन। ठीक है, हमने ये देखना है कि प्रॉफिट जीरो कब होता है। प्रॉफिट जीरो तब होता है जब प्राइस इक्वल आती है एवरेज टोटल कॉस्ट के, यानी कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा। तो आप जब टोटल रेवेन्यू में से माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पीछे जीरो, मीन्स जीरो प्रॉफिट। तो वो आपके पास एरिया क्या चीज़ डिनोट करेगा, जीरो प्रॉफिट। ठीक है, तो वो एरिया कौन सा है, जब आपकी प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे ये आपको डिनोट करता है जीरो प्रॉफिट। ठीक है, आपने याद जो रखना है वो मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट रखना है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है। और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जीरो प्रॉफिट कब होता है, जब प्राइस इक्वल आ जाती है एवरेज टोटल कॉस्ट के। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम लोग अंडरस्टैंड करें। अब प्रॉफिट नेगेटिव कब होगा, प्रॉफिट नेगेटिव होगा व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। जब एवरेज टोटल कॉस्ट से भी नीचे प्राइस चली जाएगी तो आपका प्रॉफिट जीरो से नीचे हो जाएगा। जीरो तक प्रॉफिट रहेगा जब वो इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट होगी, और जब वो एवरेज टोटल कॉस्ट से नीचे चली जाएगी तो प्रॉफिट आपका नेगेटिव में चला जाएगा। अब आपने देखा प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पे है, प्रॉफिट जीरो कहाँ पे है, प्रॉफिट इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, और प्रॉफिट जीरो से लेस कहाँ पे हो रहा है, यानी कि नेगेटिव में कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब अभी हम लोग सिर्फ वो डिसीजन देखेंगे जो कि फर्म्स को शॉर्ट रन में इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले डिसीजन हो शॉर्ट रन के डिसीजन हम लोग पहले देखेंगे जो कि है शट डाउन। उसके लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि शट डाउन होता क्या है, जो शॉर्ट रन में फर्म डिसीजन लेती है कि हमने शट डाउन करना है। शट डाउन जैसे कि हमें पता है कि ये शॉर्ट रन डिसीजन होता है। शॉर्ट रन में आपने क्या करना है कि अपना जो प्लांट है या अपनी जो फैक्ट्री है या जो अपनी फर्म है उसको क्लोज कर देना है फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। यू डिसाइड नॉट टू प्रोड्यूस एनीथिंग फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसमें कुछ करंट मार्केट सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप खसारे में जा रहे थे, तो आप क्या कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग अपनी जो है फर्म उसको क्लोज कर देते हैं। जैसे कि अभी कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, इसमें काफ़ी कंपनीज ने अपने जो हैं प्लांट वो क्लोज कर दी हैं ताकि वो खसारे से बच सके। सो अ शट डाउन रेफर्स टू अ शॉर्ट रन डिसीजन नॉट टू प्रोड्यूस एनीथिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ करंट मार्केट कंडीशंस। और अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में शट डाउन के साथ एक और टर्म भी यूज़ होती है एग्जिट की। एग्जिट क्या होता है, एग्जिट का मतलब ये है कि आप मार्केट को छोड़ रहे हो, यू आर लिविंग द मार्केट। और एग्जिट शॉर्ट टर्म नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म होता है। जब आप मार्केट ही छोड़ दोगे तो इट्स मीन इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। सो एग्जिट रेफर्स टू अ लॉन्ग रन डिसीजन टू लीव द मार्केट। अच्छा, ये तो हमने शट डाउन के साथ आपको एक टर्म बता दी एग्जिट की। अब जो शट डाउन जब होता है तो उसमें एक तरह की कॉस्ट होती है जो कि कंपनी को बियर करनी ही करनी पड़ती है, वो है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि आपको याद होगा मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी बंद है और आपकी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग रेंट पे है, तो चाहे आपकी यूनिवर्सिटी बंद है, उस पर कोई वर्किंग नहीं हो रही, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो रेंट वगैरह का खर्चा है, वो पे करना ही करना है। ठीक है, चाहे आपने शॉर्ट टर्म के लिए पूरे पाकिस्तान में जो है वो लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से काफ़ी कंपनियां शट डाउन होगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो आपको बियर करनी पड़ी थी। और फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो संक होती है। ठीक है, संक का क्या मतलब होता है वो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आर संक, दे मस्ट बी पेड। इसका मतलब क्या है कि दे मस्ट बी पेड इवन इफ नो आउटपुट इज प्रोड्यूस। इन द शॉर्ट रन अ फर्म कैन नेवर एस्केप इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। शॉर्ट रन में फर्म जो है वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट से एस्केप या खलासी नहीं पा सकती, उसको वो पे करनी ही करनी है। और फिक्स्ड कॉस्ट को संक कॉस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि संक कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो कि रिकवर नहीं हो सकती, जो कि आपने पे करनी ही करनी है। वो खर्चा जो कि आप कर चुके हैं और वो रिकवर नहीं हो सकता। सो द फर्म कंसिडर्स इट्स संक कॉस्ट व्हेन
डिसाइडिंग टू एग्जिट बट इग्नोर व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू शट डाउन। जब वो शट डाउन कर रही होती है तो उस वक्त जो है वो संक कॉस्ट को कंसिडर नहीं करती फर्म, लेकिन जब आपने एग्जिट करना है तो तब आप संक कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट को जो है वो डिसीजन में इंक्लूड करते हो, उसके ऊपर डिसाइड करते हो कि आपके एग्जिट करने से आपको फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको फिक्स्ड कॉस्ट का फ़ायदा है। लेकिन जब आप शॉर्ट रन का डिसीजन कर रहे होते हो, छोटे टाइम पीरियड का वक्त का डिसीजन कर रहे होते हो, तो उसमें आप इग्नोर कर देते हो संक कॉस्ट को। ठीक है, सो सम कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, जो कि पहले खर्चे हो चुके हैं और आप उनको रिकवर नहीं कर सकते, या वो खर्चे जो होने ही हैं आप उनसे खलासी नहीं पा सकते।